अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं इस टाइम मौजूद हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं पीडीएम के धरने में आया हुआ हूँ। यहाँ पे रोन का जलसा हो रहा है। तो हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से राजा अज़हर अशफाक साहब। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। तो आप बताएं कि नवाज शरीफ वापस वतन क्यों नहीं आ रहे? जो आपका सवाल है कि मियाँ साहब बाहर जा गए थे वो वापस क्यों नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में मियाँ साहब वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनकी गवाही पहले तो एक मुल्क दे रहा था कि पाकिस्तान में वो बेगुनाह थे, तो अब बेशुमार ममालिक बिलखसूस जहाँ में वो क़याम पज़ीर हैं बरतानिया, उसमें आपने अभी देखा होगा कि वहाँ की जो अभी जो रिसेंटली जो एक वो था ब्रॉडशीट का वो जो मालिक है, उसने न सिर्फ माफ़ी मंगी है बल्कि उसने ये साथ ये भी कहा है कि ये जो नैब का इदारा है, इसने वहाँ पर जो सियासी तौर पर जो केसेस बने हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस मुल्क में इंसाफ ना हो, जिस मुल्क में हर तरफ इदारों को यरगमाल बनाया गया हो, तो मेरे ख्याल में इन हालात में मियाँ साहब जो है, इसमें कोई शक नहीं कि वो बीमारी वो बाने से नहीं गए थे, वो बीमारी की वजह से गए थे और इस हुकूमत के कहने पे वो गए थे शायद। अच्छा सर, आप मुझे जैसा कि नवाज शरीफ साहब अभी यानी कि बाहर हैं और यहाँ पर अभी यानी कि टोटल जो लीड कर रहे हैं अपोजिशन को शहबाज शरीफ के कर रहे हैं, और आज जो है ना कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया था। तो आपको क्या लगता है कि ये अदम एतमाद की कहाँ तक जाएगी बात? इंशाअल्लाह जी, हमारे बिल्कुल पूरी उम्मीद है। हम आपने अभी देखा होगा बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। काफ लीग का अभी उनके दरमियान जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फैसला किया है, लेकिन आपने देखा होगा कि उन्हीं फैसले के अंदर तारिक बशीर चीमा साहब ने उनसे बगावत कर ली है, और उन्होंने मेरे ख्याल में अपने न सिर्फ ट्वीट के जरिए बल्कि उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिया जी कि वो इमरान खान को वोट नहीं करेंगे। तो कहा ये जा रहा है कि वोट खरीदे जा रहे हैं 18-18 करोड़ 20-20 करोड़ में। सर मैं तो कहूँगा कि जिस तरह मैंने पहले कहा, आपने वोट खरीदने की बात की है, मैं तो ये कहूँगा कि लोग तो सवाब समझ के वोट देंगे इस हुकूमत के खिलाफ। आप खरीदने की बात कर रहे हैं, वो खरीदने वाला जो दौर था, वो अगर ये डिलीवर किया होता इन्होंने इस मुल्क के लिए कुछ काम किया होता, तो फिर बात आपकी मैं बिल्कुल दुरुस्त मानता कि वोट खरीदे जा रहे हैं। अब अगर ये खरीद रहे हैं, फ़र्ज़ किया, तो आप उनको क्यों लेने के लिए तैयार हैं? अगर वो लेना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ किया बकौल उनके, उसमें वो ये कह रहे थे कि मैं एक बाप की तरह हूँ जो यानी कि वोट हमारे खिलाफ दे रहे हैं या जो खरीद चुके हैं, यानी कि आप पैसे ले लो। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना उनसे पैसे ना लो, पैसे ले लो और आप जो है ना वो पैसा कोई लंगर खाना खोल दो। आपने क्या सबक सीखा? 1971 में आपने पाकिस्तान तोड़ दिया, ठीक है। 15 दिसंबर 1971 को सब कह रहे थे कुछ भी नहीं होगा। 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान टूट गया। अब उस वक्त मुजीबुर रहमान ने 162 सीटें ली थी, एक 300 का ऐवान था, 151 पे आपका वजीर आजम बनता था। क्या वो पाकिस्तानी नहीं था? क्या उसको वजीर आजम नहीं बनने देना चाहिए था? तो इसकी मुखालफत तो पीपल्स पार्टी के सर जा रही है। सर ये तो कहने की बात है ना, ये तो कहने की बात, ये नहीं, ये भुट्टो साहब की क्या हैसियत थी? भुट्टो साहब ने कैसे बनने नहीं दिया? क्या वो उस वक्त हुक्मरान थे? हुक्मरान तो आपके जनरल यही साहब थे। उन्होंने ये क्यों किया? पाकिस्तान क्यों तोड़ा? आज आप उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आप बांग्लादेश का ग्रोथ, हालांकि वहाँ पे वो लोगों को उस तरह की आज़ादी नहीं है अभी भी, लेकिन उनका ग्रोथ रेट देखें कहाँ पे पहुँच गया, उनकी पर कैपिटा इनकम कहाँ पे पहुँच गई है, उनका जो मुल्क है वो कहाँ पे पहुँच गया, और हम कहाँ पे खड़े हैं आज? हम कहाँ पे खड़े हैं आज? कभी आपने सोचा इस बात का? ये किसी का मसला नहीं है, ये नवाज शरीफ का मसला नहीं है, ये मेरा आपका मसला है। ये डिबेट नीचे लेवल पर जानी चाहिए ताकि आपको पता लगना चाहिए, ताकि आपको पता लगना चाहिए कि हमने क्या करना है। और ये देखें, ये इस चीज़ को आप इस एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ाएं और लोगों की तरफ आप लेके जाएं इस चीज़ को। और ये लोग जो आए ये तंग हो गए हैं बेचारे। यार वो जब चोरों की हुकूमत थी तो चीनी 50 रुपया किलो थी, हाजी साहब आए 150 हो गई। आटा जो था 30 रुपया किलो था, हाजी साहब आए 100 रुपया किलो हो गया। घी का पैकेट 130 रुपये का था, हाजी साहब आए 500 का आ गया। अब ये लोग पता क्या कहते हैं, ये हमारा मसला नहीं है, ये हमारी 90% पॉपुलेशन का मसला है। अगर आप लोग खाने से मजबूर हो गए हैं, मेडिसिन, रॉ मटेरियल मेडिसिन का कितने का आता है? पैरासीटामोल का 20 रुपये का जो पत्ता खरीदते हैं, उसकी अगर पर पत्ता अगर कॉस्ट 1 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 1 रुपये खुद फार्मास्यूटिकल लाइन से 1 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 200% तो आपने 300% आपने मेडिसिन की प्राइसें बढ़ा दी। तो ये अवाम किधर जाए फिर? मेरे भाई ने सारी बातें कर दी हैं, मैं आपसे 2-3 बातें करूँगा। मुख्तसर बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को पौने 4 साल सिर्फ बातों से चला रहा है। इसके पास बातों के अलावा पाकिस्तान की आवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये इससे पहले भी लोगों को कल के जलसे में झूठ बोल के लाया गया कि मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा। 2 प्राइम मिनिस्टर और 3 CM, पूरी सरकारी मशीनरी, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ, लोगों को पैसा दे के
जलसा लाया गया जलसे में, और उस जलसे का हाल लोगों ने आपके सामने देखा कि वो जलसा मुकम्मल फ्लॉप शो था। आज यहाँ पे आप अपने दाएं बाएं देखें, ये बुज़ुर्ग, आप यहाँ पे देखें जवान, आया मुल्क की तकदीर इन जवानों और इन बुज़ुर्गों ने बदली करनी है, या वो शख्स जो 3.5 और पौने 4 साल माँ सिवाय हमें लारे लपों के अलावा उसने पाकिस्तान की कौम को दिया क्या? वो एक ख़ास मिशन के लिए आया जो वो पूरा करना चाहता है, लेकिन हम PDM के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह उसको किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा सर, आप जो है ना JUI से हैं, जमात उलमा पाकिस्तान से हैं। आप मुझे ये बताएं कि आज दिन तक ये जैसे यानी कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा वायरल है कि आज दिन तक यानी कि मौलाना साहब ने किया क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मौलाना साहब की ज़िंदगी की तरफ देखना है ना, तो मौलाना साहब खुद एक किताब है, सिर्फ उसको ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। मौलाना ने जो कुछ किया है, इंशाल्लाह मेरे जैसे कमज़ोर बंदे की कैपेसिटी में नहीं है कि मौलाना को समझे। जिन्होंने समझा है उन्होंने मौलाना को गले लगाया। मौलाना की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। मुशर्रफ के दौर को देखो, मैं तो ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे इतनी एज भी नहीं है, ठीक है। जो मेरे दौर हाजिर में, जो मेरे आंखों से गुजरे, जो मैंने देखा है, मुशर्रफ के दौर में देखो तो मौलाना ना होता तो इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता। कवानीन ऐसे लाए हैं जो इज़्ज़त के बारे में कवानीन होते हैं। ज़्यादा लंबी बात मैं नहीं करूँगा और ज़्यादा आगे भी नहीं जाऊँगा, ठीक है। वहाँ रुकावट सीसा पिलाई दीवार असम्बली के अंदर ये मौलाना बने, अल्लाह मग़फ़रत करे मरहूम काजी हुसैन अहमद, ठीक है। आज हम अपने आप को बड़े गैरती और बड़े मुसलमान और बड़े बड़े अपने आप को अलकाब लगाते हैं, ठीक है। तो मौलाना की ज़िंदगी ही किताब है, सिर्फ देखने की ज़रूरत है, ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मौलाना कायद जमीयत मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में ये जो मजमा जमा है, ये आवाम का जो समंदर है ठाठे मारता हुआ, ये न डी चौक की तरह है, न कल का परेड ग्राउंड की तरह है, ठीक है। सिर्फ मौलाना के आर्डर का इंतज़ार है, मौलाना के हुक्म का इंतज़ार है। इंशाल्लाह मौलाना जो हुक्म देगा ताबेदार हैं। अभी आप खुद देख रहे हैं, हमसे ना पूछें कितनी अवाम है, आप खुद देख लें। अच्छा, आप एक और यानी कि बयान बहुत ज़्यादा यानी कि पहले आया था कि मौलाना कफ़ायतुल्लाह शाह साहब ने एक जो है ना बताया था कि हमारे जो है ना डंडा ब्लादर यानी कि इतने लोग हैं, तकरीबन 1 लाख के करीब बता रहे थे, यानी कि वो हर तरह के असला चलाने से ट्रेन है। तो वो क्या यानी कि हुकूमत को या यानी कि यहाँ इस्लामाबाद को उन्होंने इस तरीके से रख के उन्होंने बात की थी, या किस हवाले से उन्होंने बात की थी? वो हमारे बड़ों की बात है, ठीक है। उन्होंने जिस लिहाज से की है वो हमारे कायदीन हैं, ठीक है। ना हमें ऐसी तरबियत दी गई है कि किसी डंडे का इस्तेमाल करें या किसी असले का इस्तेमाल करें। बाकी हर मुसलमान का ईमानी जुज़, जिस तरह हम सुबह निकलते हैं रात तक 3 रोटियां कमा के लाते हैं, इसीलिए हर इंसान, हर मुसलमान अपना सेहत का, अपनी जान का दिफा का भी हक रखता है, ठीक है। अभी यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं आपको मिसाल कहीं रोड पे उठा के डंडा मारूँ तो आप क्या आगे से मीडिया वाला हूँ, शरीफ हूँ कर आप खामोश हो जाओगे? अपना दिफा करना आपका भी हक है, ठीक है। हाँ, हम यहाँ खड़े हैं। अभी मैं उसी बात पे आ रहा था, आपने बीच में फिर सवाल किया कि मौलाना का हुक्म क्या है। मौलाना का हुक्म है, मौलाना के हुक्म के मुताबिक मौलाना जो ऑर्डर देंगे डी चौक की तरफ, पार्लियामेंट हाउस की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, लेकिन इदारे हमारे सारे मोहतरम हैं, हमें कोई रास्ते में रुकावट ना बने। हमारे कायदीन का जो हुक्म होगा इंशाल्लाह हमारा सर कटे, हमारा खून के एक एक कतरे तक हम मौलाना के हुक्म की पासदारी करेंगे और इंशाल्लाह मौलाना की क़यादत में ये इनकलाब आके रहेगा। जब तक इंशाल्लाह, मैंने पहले कहा, कायदीन का जो हुक्म होगा, हमें महीना ठहरना पड़े, साल ठहरना पड़े या 2 दिन ठहरना पड़े, हम यहाँ आए हैं पूरी तैयारी के साथ आए हैं, ठीक है। दाल रोटी भी लेके आए हैं साथ, 2 जोड़े कपड़े के भी लेके आए हैं, चप्पल भी लेके आए हैं साथ, रुमाल भी लेके आए हैं। लेकिन ये हम डी चौक में लटकाने के लिए नहीं, अपनी ज़रूरत इस्तेमाल के लिए लाए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा, इससे पहले PMLN वाले थे, उन्होंने भी अपना यानी कि सफाई पेश की, और यहाँ पे अभी JUI वाले थे और उन्होंने भी जो है ना अपने व्यू पॉइंट से देखे। तो चलते हैं कुछ आगे, कुछ और लोगों से बात करते हैं, तो देखते रहें CRP पाकिस्तान। ये कहना है कि जो MPs हैं वो 18-20 करोड़ में जो है ना बिक रहे हैं, और वो क्या कह सकते हैं। देखिए ना जी, कितनी बड़ी हद तक की बात है
कि 53 बंदा उसका अपना उसको छोड़ रहा है। वो कहे ना कि उसके एलाइज ने भी पैसा लिया, वो कहे ना कि उसके परवेज इलाही वगैरह सब ने पैसा लिया जो उसको छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं लगाता दाग? लगाए ना। कहे ना शाहजैन बुगटी ने भी पैसे लिए, कहे ना बाप पार्टी ने भी पैसे लिए। जुर्रत है, वहाँ नहीं कह सकता। लाते कांपती है, वो वाकई लाते कांपती है, बिकॉज उसको पता है कि मैंने इनको मिन्नत करनी है, मैंने इनको किसी ना किसी तरह मनवाना है। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ यानी कि कुछ अर्सा पहले यानी कि बयान देते थे जरदारी के खिलाफ हम सड़कों पे घसीटेंगे, कि आज जो है ना उनका भी यही कहना है कि अवाम भी ये समझ रही है कि मिल गए हैं साहब। इसका मतलब है हम उनके उस्ताद हैं, उन्होंने हमें अंधी तकलीद करनी है। अगर हमारे से किसी ने गलती की है, हम अपने आप को दुरुस्त करते हैं, तो आप हमारे क्या शागिर्द हैं? आप हमारे पट्टे हैं कि आपने भी वही काम करना है, आपने भी वैसी बात करनी है? हमने तो सीख लिया, हमने तो मारे खा खा के अपनी ज़बान पे भी कंट्रोल सीख लिया। लेकिन आप नेम कॉलिंग कर रहे हैं, लोगों को आप नाम बुला रहे हैं। क्या आपका क्या ख्याल है, आपके ऊपर तोहमत नहीं लगाएगी? लोग आपको नहीं गाली देंगे? ये चीज़ें ना करें, खुदा का वास्ता है। आप अपनी आवाम को तफरके में ना डालें। हर किसी का अपना अपना नज़रिया हो सकता है, वो भाई भाई हैं भाई, अपना अपना नज़रिए के साथ चलें। लेकिन आइन की जंग, कानून की जंग उस असेंबली में करें जिधर के लिए जो बनी हुई है इस काम के लिए, उससे बाहर ना निकालें इन मामलों को। सर अगर आप यानी कि 2018 से पहले लगा लें, अगर 74-75 साल एक साइड पे रखें और ये 3 साल एक साइड पे रखें, तो महंगाई के तनासब आप मुझे बताएं। भाई सिर्फ माफिया ने बनाया पैसा, बिल्कुल बनाया है। टेक्सटाइल टाइकून्स ने बनाया है, सीमेंट टाइकून्स ने बनाया है, माफियाज ने बनाया है। नीचे तक आया पैसा, गरीब तक आया पैसा, बिल्कुल आया। यहाँ पे करोड़ों अरबों बनाए हैं इन्होंने, एक मिल की जगह 10 मिलें लगा ली है, नीचे तक नहीं आने दिया उस पैसे को। किधर गई वो पॉलिसी जिसने नीचे तक ले आना था पैसे को? वो गरीब तो रो रही है। कौन आए बैठे हमारे साथ? कौन से सेठ आए बैठे? आएगा जब कल इनका झूठ देखे 60% हमारी आबादी इसने कहा है ज़राअत से मुंसलिक है। 3000 से 12,000 पे पहुंची हुई है DAP। मुझे बताएं मैं अपनी फसल में कैसे डालूं उसको, जबकि गंदम की कीमत 100 रुपए बढ़ी है पिछले साल से। 100 रुपए का बेनिफिट किधर है? और मुझे बताएं कि 3000 से 12,000 पे पहुंची हुई है खाद की बोरी, किसने डालनी है? ये आप गलत लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। लोग अपने जैसे भी है काट के, पेट काट के, सेविंग्स काट के, अपने क्रॉप्स और अपनी उन चीज़ों में डाल के अपनी जान बचा रहे हैं, और आगे इनके लिए कोलैप्स नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कोई पॉलिसी ट्रिकल डाउन नहीं कर रही, अवाम तक नहीं पैसे को लेके आ रही। डेट आप बढ़ाई जा रहे हैं और उसका नीचे बेनिफिट नहीं आ रहा। आप ऐसी पॉलिसीज करते हैं जो नीचे तक आती। आपकी पॉलिसी क्या थी? जो स्टेटेड पॉलिसी थी, जो आपने टीवी पे आके कही, वो अंडे थे, वो बकरियां थी, वो चूजे थे, वो लेटरिनों को चेक करना था। ये है आपकी पॉलिसीज जो आपने खुद बोली हुई है। अगर टेक्सटाइल मिल वालों ने पैसा कमा लिया या किसी और ने कमा लिया, तो उन्होंने को अपने बाजू और जोर पे कमा लिया। आपकी पॉलिसी इन 4 चीज़ों की थी। आप उसका हिसाब दें कि आप तो ये देने आए थे लोगों को। तो आप लास्ट में जो है ना, लोग जो अभी आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे कि इस महंगाई से किस तरीके से कोई वो एक हल बता दे जिस तरीके से वो छुटकारा पा सकते हैं? हल इसका यही है कि फिल फौरी जो भी पॉलिसीज चल रही हैं, जो गवर्नमेंट आए इसके मुतबादिल अल्लाह करे, वो ऐसी पॉलिसीज करे, ऐसी सब्सिडीज दे जो सब्सिडीज डायरेक्टली आवाम तक जाएं, जो फार्मर तक जाए, जो फर्टिलाइज़र को कम करे, जो फार्मर की कॉस्ट ऑफ इनपुट्स को कम करे, ताकि वो भरपूर तरीके से अपनी फसलें लगाए, प्रोडक्टिविटी बढ़े। और वो आप इसी तरह इंडस्ट्री और बाकी चीज़ों को भी इंसेंटिव दे के आप उसको फिर साथ ट्रिकल डाउन करें, उसको पैसे को नीचे तक लाएं और स्टेबलाइज करें अपने डॉलर को। मोहम्मद अली खोखर, नवाज शरीफ जिंदाबाद, मलक मोहम्मद अली खोखर जिंदाबाद, मोहम्मद अली खोखर जिंदाबाद। तो जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं। आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल जब्बार। कहाँ से हैं? तहसील सदर मुस्लिम बाग, ज़िला किला सैफला, बलूचिस्तान से हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आप जो है ना नून के सपोर्टर हैं। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ दवाई लेने के लिए गए थे, अभी तक वापस क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान?
देखो ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है, वो फटा करके गया है, ये सरासर झूठ है। मियाँ साहब जो है सीरियस बीमार है। अगर बीमार ना होता तो इमरान खान उसको ना बेचता। अच्छा, उनकी जो वीडियोस वहाँ से आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, वो तो होटलों में जाके बैठ के खाना पीना फर्स्ट क्लास अपने कदमों पे चल के जा रहे हैं। देखो वो तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है पार्क में चहलकदमी कर रहा है, ठीक है। वो अपनी हिसाब से खुद तो नहीं जा रहे ना, वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक वो जा रहा है। तो अभी क्यों नहीं आ रहे, क्या रीज़न है आप? क्योंकि आज दिन तक कितना अरसा उन्होंने पाकिस्तान पे हुकूमत की, पाकिस्तान के हुक्मरान रहे, 3 दफ़ा हुआ हमारे वज़ीर आज़म रहे, वो पाकिस्तान में ऐसा हॉस्पिटल क्यों नहीं बना सके जिसमें अपना इलाज तक तो कम से कम करवा सकें? देखो मियाँ साहब ने इस मुल्क के लिए, एक कौम के लिए जो दिया हुआ है वो अब तक किसी ने नहीं दिया है। आप देखो इस मुल्क में जो अभी मेट्रो है, ये यहाँ पे जो मोटरवेज बने हुए हैं, यहाँ पे जो सिपेक लाया हुआ है, कराची में हमन दिया हुआ है, ड्रोन ख़त्म कर लिया, जो भी चीज़ ये मुल्क में जो हो रहा था, महंगाई था, आपको याद है पीपल्स पार्टी के दौर में क्या महंगाई नहीं था, बिजली का लोड शेडिंग 18 घंटे बिजली नहीं थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क को नवाज शरीफ ने बिजलियों को वापस रोशनियाँ दे दिए और जो है इस मुल्क को रोज़गार दे दिया, सिपेक लाया। लेकिन आज बदकिस्मती से ऐसे लोग वापस आ गए कि वही नवाज शरीफ की जो खुशहाली लेके आया था वो वापस ले लिया। TDM यहाँ पर महंगाई का इमारत कर रही है और हम महंगाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इमरान खान चाहे वो जितनी भी जदोजहद कर ले, चाहे कोई भी हो, इमरान खान हो चाहे और कोई प्राइम मिनिस्टर हो, ये जमात उलमा इस्लाम है, इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद करती रहेगी और शरई नफाज के लिए जो है ये अपने काम को सर अंजाम देगी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसा कि अभी आपने कहा कि उलमा इस्लाम का आपने नाम लिया है, मैं यहाँ पे PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ PDM वर्सेस PTI, यानी कि इसमें से कौन सी जमात बेहतर है। सब यानी कि एक सवाल कर रहे हैं कि आज दिन तक मौलाना साहब ने कहीं पर भी उन्होंने कोई एक बात की हो इस्लाम के हक़ में या ख़त्म नबूवत पे, आज दिन तक उन्होंने बात क्यों नहीं की? बात मौलाना फजल रहमान साहब करते हैं लेकिन मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता। हमेशा इस्लाम के बारे में, इस्लाम की जदोजहद के बारे में और शरई नफाज के बारे में मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की है। और यहाँ पर जितने भी कारकुन मुजाहिदीन हैं, यहाँ पर भी होता है आजकल जो है ना इंटरनेट का दौर है। पहली बात तो ये है कि कोई कहीं से भी एक छोटी सी भी वीडियो, किसी का क्लिप अगर किसी को मिल जाए ना तो यूँ चुटकियों में वायरल होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप कहाँ से हैं? आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से आए हैं जनाब। सर आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर ये धरना देने का, आपका यहाँ पे जलसा करने का क्या मकसद है? आज तीसरा दिन है यहाँ पर लोग जो है ना जमा है। हम इमरान खान को बताना चाहते हैं कि आप जिस जगह से आए हैं, जिन इशारों से जो इशारे आपको मतलब सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे वो हैं, कोई इशारों वाला चक्कर नहीं है। अवाम आप देख लें, आपके जाने का टाइम आ गया। आपने कहा था गो न्याजी गो के नारे लगेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब इस्तीफा देने का टाइम आ गया और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं भी देंगे तो उठा के बाहर फेंकेंगे। अब आपको अब इसलिए आए, हम यहीं बैठेंगे, यहीं खाना खाएंगे, यहीं लेटेंगे, जब तक ये नहीं जाएगा इसको ज़बरदस्ती उठा के बाहर फेंकेंगे। अच्छा, मौजूदा हुकूमत के जो काफ़ी वज़रा हैं उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब भाग गए हैं, वो दुआई लेने गए थे, अब तक उनको दुआई मिली नहीं है। नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, चौथी बार इंशाल्लाह फिर वज़ीर आज़म है। जिस दिन नवाज शरीफ इस मुल्क में आएगा और ये अवाम आपको बताएगी कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म किस तरह बनता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब तक उनके जो है ना 3 अदवार गुजरे हैं, तीनों अदवारों की वो अपनी जो है ना मुकम्मल मुद्दत नहीं कर सके। देखें जी, मैं ये जो जमहूरियत है, जमहूरियत में इस तरीके से कि आज से पहले जितने भी वज़ीर आज़म गए हैं उन्होंने जो अपना टाइम मुकम्मल नहीं कर सके, तो इस टाइम ये भी क्लियर है कि ये भी अपना टाइम मुकम्मल नहीं कर सकेगा। ये बात तो क्लियर है। तरीके से यानी कि उनके वज़रा को जो है ना ख़रीदा जा रहा है, 18 करोड़ 20 करोड़ में बोलियां लग रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किस हद तक आप सच्चाई मानते हैं? देखें जी, जब जहांगीर तरीन साहब जहाज़ में बिठा के लोगों को लेके आते थे तो उस टाइम वो खरीदो फरोख्त नहीं थी। आज इनको खरीदो फरोख्त याद आ गई है। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इनके अपने लोग जो आ रहे हैं हमारे साथ आके बैठ रहे हैं, इसका मतलब है पैसों से कोई किसी के साथ आता है। इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे सकी, कुछ भी नहीं किया। करोड़ों नौकरियाँ, करोड़ों घर, करोड़ों ये चीज़ें सब फजूल की बातें थी। अब ये कह रहे हैं कि जी लोग बिक रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं। कोई भी नहीं बिक रहा है, लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं। ये लोगों को डरा रहे हैं
कि आप अगर आएंगे वोट देने के लिए हम ये करेंगे, अवाम ये कर देगी, कुछ भी नहीं करेगी। इनके अपने लोग हमारे साथ खुद आके ये कह रहे हैं कि जी हम आपको वोट डालेंगे। अच्छा, जो महंगाई की बात है, ये जो लोग आए हैं ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि इमरान खान के सताए हुए लोग हैं। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीटीआई के थे और फिर वापस आए हैं, और जो महंगाई की वजह से जो प्रॉब्लम है वो एक आम आदमी को है। उस वजह से तमाम के तमाम पार्टियों के लोग, तो लीडरों के अलावा आम आवाम भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। आप लोगों का अभी क्या कहना है कि आप यहीं पे धरना देंगे या यहीं पे जलसा इख्तिताम करके आज जो है ना अपने अपने घरों को चले जाएंगे, या आपका अगला टारगेट डी चौक होगा? ये जो मेरे भाई जितने आए हुए हैं ये कश्मीर से आए हुए हैं। ये पहले ही 200, 300, 400 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। इनका मोटिव ही यही है कि जब तक अदम एतमाद की तहरीक के बाद, जब वो ये रिज़ाइन करेगा उसके बाद ये सारे जाएंगे। उससे पहले कोई भी घर नहीं जाएगा, उससे पहले कोई भी घर नहीं जाएगा, उससे पहले कोई भी घर नहीं जाएगा। पहले मेरे भाई आपने एक बात की थी इनसे कि मियाँ साहब तो लंदन बैठे हुए हैं। एक चीज़, आज सोशल मीडिया का दौर है, हम पहाड़ों की चोटियों में भी जाते हैं ना तो बूढ़ी मैया पूछती हैं कि मियाँ कद्दू आ रहे हैं। ठीक है, आज सोशल मीडिया वो भी घर बच्चे उनको भी दिखाते हैं, ये मियाँ साहब देखें ठीक हो गए, बीमार हो गए। आज बच्चे बूढ़े जवान हर बंदे को खबर पहुँचती है। आज वो नहीं है कि वो चले गए या आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करेंगे कि वो लंदन है। मुझे आप ये बताएं, लंदन इनमें से कौन नहीं है? खान साहब के बच्चे किधर बैठे हुए हैं? जिसके बच्चे अपने वालिद के साथ नहीं रहते तो हम उसको अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। ये गलत पर ना हम उन पे क्रिटिसाइज करते हैं, ना हम ये चाहते हैं कि कोई हम पे क्रिटिसाइज करे। तो जी नाज़रीन, ये थे यहाँ के कारकुनों के जो यहाँ पर मौजूद थे, इनके जज्बात। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह ने एक बार।